नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशंस, और हमने बेसिक बात की थी कि मेजरमेंट हम किसको कहते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, और यूनिट्स जो है वो दो तरीके की हम मानते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। और ये हमने पढ़ा था कि डिराइव्ड यूनिट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है। साथ ही हमने बात की थी डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम्स के बारे में, और हमने पढ़ा था MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और SI सिस्टम। साथ ही हमने पढ़ा था कि SI सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो बात करेंगे हम किसके बारे में, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। हमने पढ़ा था है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किस पर डिपेंड करती हैं, बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, और कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी एक बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है या एक से अधिक बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, उनकी सर्टेन पावर्स पर डिपेंड करती है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी किन किन बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है और उनकी कितनी पावर्स पर डिपेंड कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करें तो वो जो कहलाता है, वो एक्सप्रेशन जो कहलाता है वो कहलाता है उस क्वांटिटी की डायमेंशन। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। क्या होती है डायमेंशंस, देखो शुरुआत करते हैं। डायमेंशंस को हम कहते हैं कि डायमेंशंस आर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट दी डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज अलॉन्ग विद देयर रेज्ड पावर्स। मान लो जैसे हमारे पास कोई, हमने डायमेंशन की डेफिनेशन लिखी, तो डायमेंशन आर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, जिन बेस क्वांटिटीज पर वो डिपेंड कर रही है, अलॉन्ग विद देयर रेज्ड पावर, किन किन पावर्स पर डिपेंड करती है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो हमारे को बेटर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि मान लो हमारे पास कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और अगर हम किसी भी चीज़ का एरिया लिखें, जैसे मान लो हमने रेक्टेंगल का एरिया लिया, और रेक्टेंगल का एरिया जो हम मेजर करते हैं वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को मैं किस में मेजर करूंगा, मीटर के अंदर, मतलब दोनों ही मेरी क्या है, बेस क्वांटिटी है। और डायमेंशनल लेटर जो मैं यूज़ करता हूँ लेंथ को मेजर करने के लिए वो होता है L। तो मेरे पास यहाँ पर हो गए L मल्टीप्लाइड बाई L, यानी मेरे पास हो गया L2। तो डायमेंशन ऑफ एरिया अगर मैं लिखूँ तो डायमेंशन ऑफ एरिया मेरे पास आ गया कितना, डायमेंशन ऑफ एरिया इज L2। अब जर्नली हम डायमेंशन को जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम 3 बेस क्वांटिटी MLT की टर्म में लिखते हैं। तो अगर हम डायमेंशन ऑफ एरिया को हम लिखें तो डायमेंशन ऑफ एरिया हमारे पास जो आ गया वो आ गया M0, L की पावर 2 हो गई और T की पावर 0। तो ये हमारे पास आ गया डायमेंशन ऑफ एरिया। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये किस किस बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, L पर डिपेंड कर रहा है, और उसकी कितनी पावर पर डिपेंड करता है, 2 पावर पर डिपेंड करता है। इसको हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया। अब देखो ध्यान से एक चीज यहां समझ के चलते हैं कि मैंने कैलकुलेट किया एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर मैं एरिया किसी भी चीज का ले लेता, मान लो जैसे मैं ले लेता एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल आप लिखते पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की हम पढ़ेंगे कि कोई डायमेंशन नहीं होती, कुछ कांस्टेंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। आर को हम मेजर करेंगे L में, तो इसकी भी डायमेंशन क्या आएगी, L2। मतलब एरिया कोई सा भी हो तो उसकी डायमेंशन हमेशा जो आएगी वो कैसी आएगी, M0, L2, T0। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और क्वांटिटीज़ की डायमेंशन की हम बात करेंगे। जैसे मान लो अब हमारे पास जो है हम कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। नंबर 3, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। क्या होगा, देखो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हम ले सकते हैं। मान लो हमने क्यूबॉइड लिया और वॉल्यूम हमने लिखा LB इंटू H, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तीनों हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तीनों की डायमेंशन आप लिखोगे L और L, और मल्टीप्लाई होके ये बन गया L3। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम जो हमारे पास आ गई, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू M0, L3, T0। ये हमारे पास आ गया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें उसकी डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए बेस क्वांटिटी की टर्म में या ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी की टर्म में
जिनकी डायमेंशन हम जानते हैं। तो डेंसिटी का जो आप फॉर्मूला लिखते हो, आप देखो लिखते हो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अगर डेंसिटी की टर्म में इसको आप लिखो तो डेंसिटी आपके पास हो गई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारी बेस क्वांटिटी है, वॉल्यूम की डायमेंशन हमने अभी अभी लिखी है। मास की डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल एम, और वॉल्यूम की डायमेंशन हम लिखेंगे m0, L3 और T0। तो हमारे पास जो डायमेंशन आ गई डेंसिटी की m1, L3 और T0, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई किसकी, डेंसिटी की। हमने कैलकुलेट की डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। आगे चलते हैं, इसी तरीके से कुछ और क्वांटिटीज की डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने कैलकुलेट किया नंबर 5, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशन क्या होगी, L, मीटर में मेजर करोगे डायमेंशन होगी L। टाइम फिर से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशनल लेटर होता है T। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन बन गई L T-1। और अगर हम लिखें डायमेंशन को MLT की टर्म में, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो हमारे पास आ गई वो आ गई m0 L1 T-1। ये हमारे पास आ गई डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों की डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की हम बात करें तो आप सब लोग जानते हो एक्सेलरेशन को जो हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी ऊपर है, चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, बेसिकली डायमेंशन किसकी लगेगी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने कैलकुलेट की थी m0 L1 T-1, और नीचे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, डायमेंशन होगी t। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन बन गई m0 L1 और t की पावर हो गई -2। ये हमारे पास आ गई डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं, मान लो हम कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स। हम सब जानते हैं फोर्स को हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 10th क्लास में हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम डायमेंशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करें तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे पास आ गई कितनी, मास की डायमेंशन कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन यहाँ से हम ले लेते हैं m0 L1 और T-2। तो जो हमारे पास डायमेंशन बन गई वो बन गई m1 L1 और T-2। ये हमारे पास आ गई डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर वो डायमेंशन ऑफ फोर्स, सॉरी, देखो ध्यान से देख के चलेंगे कि फोर्स चाहे कोई सा भी फोर्स हो, कैसा भी फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, डायमेंशन जो है फोर्स की हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन, कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, जिसको हम स्मॉल g से लिखते हैं, डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। फोर्स ही क्वांटिटी है, चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें चाहे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारे पास आई m1 L1 T-2। आगे हम चलते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क। डायमेंशन ऑफ वर्क, हम सब जानते हैं वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं कि वर्क डन W विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम डायमेंशन ऑफ वर्क कैलकुलेट करें तो डायमेंशन ऑफ वर्क हमारे पास हो गया कितना, फोर्स हमारे पास डायमेंशन है फोर्स की m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशन होगी L1। तो हमारे पास डायमेंशन हो गई m1 L2 और T-2। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, वर्क की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन। तो अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से कुछ और चीज़ों की डायमेंशंस की बात करते हैं। मान लो हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी जिसकी हम बात करते हैं वो है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी देखो हम कहते हैं कि एनर्जी चाहे किसी भी तरीके की एनर्जी हो, डायमेंशन क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो हम काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो क्या होता है, ½ mv², वेयर v इज दी वेलोसिटी।
अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हम निकालें, डायमेंशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाफ एक कांस्टेंट है किसी भी नंबर की, या पाई, इस तरीके के जो हमारे कांस्टेंट है इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हमें सिर्फ डायमेंशन किसके लिए लिखनी है, एम की और वी की। तो एम की डायमेंशन हो गई कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी की डायमेंशन एम नॉट एल टी माइनस 1, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास टोटल पावर देखो, एम की 1 यहाँ से आई, 0 यहाँ से आई, एम की टोटल पावर अभी भी 1 रही, एल की पावर यहाँ से 2 हो गई और टी की पावर -2 हो गई। तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब अगर आप गौर से देखें तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज सेम। हम फिजिक्स में कहते भी हैं वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। तो डायमेंशन जो है एनर्जी और वर्क की क्या आती है, सेम आती है। मतलब दो अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बट हैव सेम डायमेंशंस। एक और एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं, देखो, जिसमें डायमेंशन सेम आएगी वर्क के जैसे ही। जैसे हम लेते हैं टॉर्क। हो सकता है आपने अभी टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ा हो। टॉर्क इज द नेचर ऑफ फोर्स विच रोटेट्स अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। तो जब हम टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस। किसी एक्सिस के अबाउट हमने कोई फोर्स लगाया तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है टॉर्क आता है। तो अगर हम टॉर्क की डायमेंशन बनाएं तो टॉर्क फोर्स की डायमेंशन हमारे पास है, डायमेंशन ऑफ टॉर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स की डायमेंशन है एम नॉट, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास है m1 और L1 t माइनस 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हमारे पास डायमेंशन हो गई L। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया m1 L2 t माइनस 2। तो ये जो डायमेंशन है ये भी किसके बराबर आ गई, वर्क और एनर्जी के बराबर आ गई। तो तीन हमारी क्वांटिटी हो गई, टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी। टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी हैज सेम डायमेंशन। इन तीनों की डायमेंशंस क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान से समझनी है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ की डायमेंशन क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। कई बार एग्जाम में सवाल आपसे इसी तरीके से पूछेगा कि राइट 2 quantities which has same dimension, write any 3 quantities which has same dimension। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वर्क और एनर्जी और टॉर्क तीनों की डायमेंशन क्या आएंगी, सेम आएंगी। आगे हम और डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम थोड़ी सी समझते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो किस तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं और उनका में हम कैसे कैसे उनको कैटेगराइज करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज देखो, दो तरीके की क्वांटिटीज हम मानेंगे। एक जिनको हम कहेंगे कांस्टेंट, दूसरी जिनको हम कहेंगे वेरिएबल्स। तो दो तरीके की क्वांटिटी हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है और क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम लिख सकते हैं ऐसे कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशन ना हो। दूसरे हमारे कांस्टेंट हो सकते हैं कांस्टेंट विद डायमेंशन। कांस्टेंट वैल्यू तो उनकी फिक्स रहेगी हमेशा, लेकिन उनके पास कोई ना कोई डायमेंशन होगी, कोई ना कोई यूनिट होगी। तो कांस्टेंट विद डायमेंशन। ठीक इसी तरीके से वेरिएबल भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, वेरिएबल विदाउट डायमेंशन और विद डायमेंशन। तो विद डायमेंशन और वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। एक एक एग्जांपल से इनको समझते हैं। कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, जैसे मैं नंबर लिखूंगा 1 2 4 या पाई, ये जो सारे नंबर हैं इन नंबर्स की वैल्यू फिक्स है। जैसे पाई की वैल्यू हमेशा आप 22/7 लेते हो, 1 2 4 ये सब तो फिक्स नंबर हैं ही। इनकी कोई डायमेंशन नहीं मानते, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। कांस्टेंट विद डायमेंशन, जैसे हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G या कूलाम कांस्टेंट K
ये इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप सब जानते हो 6.6 इंटू 10 की पावर -11 होती है, कांस्टेंट होगी वैल्यू, लेकिन इसकी डायमेंशन होगी। तो ये वो कांस्टेंट है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये वो कांस्टेंट होंगे जो जिनकी वैल्यू तो फिक्स होगी लेकिन इनके साथ डायमेंशन लिखी जाएगी, इनकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। अब जैसे वेरिएबल विद डायमेंशन अभी हमने बहुत सारे पढ़ी लिए, जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेरिएबल है, अलग अलग हो सकते हैं, और इन सब की कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होगी। वेरिएबल विदाउट डायमेंशन, इसमें ज़्यादातर हमारे पास आएंगे रेशो। जैसे मान लो मैंने लिखा जो है रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, मान लो हम जैसे बात करें रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी हम लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहां पर अगर आप देखो तो ऊपर भी हमारे पास डायमेंशन डेंसिटी की आ रही है, नीचे भी डायमेंशन डेंसिटी की आ रही है, तो नो डायमेंशन क्या आएगी? नो डायमेंशन। लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ऐसी भी हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी जो वेरिएबल होंगे। एक और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, जैसे एंगल हम लिखते हैं, एंगल में हमने कहा था सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशन नहीं होगी लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इट इज वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। और रिलेटिव डेंसिटी है या रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे, परमिएबिलिटी पढ़ेंगे, रिलेटिव, ये सारी ऐसी चीजें होंगी जो वेरिएबल तो होंगे, अलग अलग मटेरियल के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन इनकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास चार तरीके की कैटेगरी होगी: कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट विद डायमेंशन, कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, और वेरिएबल विद डायमेंशन एंड वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। तो आगे हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। डायमेंशंस हम पढ़ रहे थे, डायमेंशंस को हम कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में, और कुछ और चीज़ों की डायमेंशंस हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ ली थी डायमेंशन, जो हमने लास्ट पढ़ी थी टॉर्क की, और हमने समझा था कि वर्क, एनर्जी और टॉर्क तीनों की डायमेंशन जो आती है सेम आती है। आगे हम चलते हैं, देखो हम कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डायमेंशन पता करने के लिए हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वांटिटी का, जो उसकी डिपेंडेंसी बताए। तो लीनियर मोमेंटम को आप लिखते हो मास इनटू वेलोसिटी। तो अब डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर आपको लिखनी है तो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास हो जाएगी, मास की डायमेंशन कैपिटल M, m1, और वेलोसिटी की डायमेंशन m0, l1, t-1। तो हमारे पास डायमेंशन हो गई m1, l1 और t-1। ठीक इसी तरीके से आगे चलते हैं, देखो हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर आप सब लोग जानते हैं, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। फोर्स की डायमेंशन हम लोग जानते हैं, फोर्स की डायमेंशन होती है m1, l1, t-2, और एरिया की डायमेंशन होती है l2। तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन कितनी? m1, l-1 बन गया ऊपर जाके, और t-2, ये हमारे पास होगी डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन ऑफ पावर। डायमेंशन ऑफ पावर, पावर जो आप लिखते हो वो होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क की डायमेंशन आप जानते हो, अगर आप डायमेंशन ऑफ पावर लिखो, डायमेंशन ऑफ पावर, तो ऊपर मुझे लिखनी है वर्क की डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन मेरे पास है कितनी? m1, l2, t-2, और नीचे जो है हमारे पास है टाइम, तो t। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो है डायमेंशन ऑफ पावर जो बन गई वो बन गई डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू m1, l2 और t हो गया -3। तो m1, l2, t-3, ये हमारे पास क्या आ गई? डायमेंशन ऑफ पावर आ गई। तो ये हमने कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैलकुलेट की। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम बात करें कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना चाहते हैं। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, ये बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपको जिसकी डायमेंशन बनानी है, G की डायमेंशन बनानी है, तो G की टर्म में इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं f(r स्क्वायर अपॉन m1 m2)। और जब इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ G बराबर होगा किसके? फोर्स की डायमेंशन हम लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? m, l1 और t-2।
आर फिर हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे एल की टर्म में, डायमेंशन लेटर होगा एल, और पावर है 2, तो यहां पर मैं लिखूंगा L2, और नीचे मेरे पास है दोनों मास हैं M1 और M2, तो दोनों की डायमेंशन M होगी, और क्योंकि मास का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है M1 और M2 का, तो टोटल पावर हो जाएगी M2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो मेरे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, l की टोटल पावर 3 हो जाएगी, और t की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो जैसे ही मुझे डिपेंडेंसी पता है, कोई भी फॉर्मूला है जिसमें मेरे पास कोई अननोन क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन मुझे निकालनी है, तो मैं उस फॉर्मूले में बाकी सब चीज़ों की डायमेंशन रखते हुए जो भी मेरे पास डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन से जो और डिवीजन से जो आएगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, उसकी डायमेंशन हो जाएगी, जिससे डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेरी कितनी होगी, m1 l-3 और t-2। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास होंगी। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिनसे आपका परिचय अभी नहीं होगा 11th क्लास में, आप 12th क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में आप आगे 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटीज से परिचित होते चले जाएंगे, आप उनकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ तरीके हमने देखे डायमेंशन कैलकुलेट करने के, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं डायमेंशन वाले टॉपिक को। कुछ और चीज़ों की डायमेंशंस हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस पर। लेकिन आज इस क्लास को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, और ये वीडियो लेक्चर्स आप देख पा रहे हो कॉन्वेक्स ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये चैनल पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके के 11th और 12th क्लास के यूजफुल वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। आगे फिर इसी क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।